माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 पेपर CC 203, पेपर का नाम साइकोपैथोलॉजी मनोरोग विज्ञान। मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 3 में मनोविदलता की परिभाषा एवं लक्षण पर चर्चा पहले कर चुकी हूँ। आज मैं मनोविदलता के प्रकारों, कारणों एवं उपचारों पर चर्चा करूँगी। टाइप्स ऑफ सिजोफोनिया, कॉजेज ऑफ सिजोफोनिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफोनिया। मनोविदलता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिजोफोनिया। लक्षण के आधार पर मनोविदलता के कई प्रकार हैं, लेकिन ये सभी प्रकार एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं। किसी रोगी में इन सभी प्रकारों के लक्षण मौजूद हो सकते हैं, जबकि किसी अन्य रोगी में किसी एक प्रकार के लक्षण की प्रधानता हो सकती है। ये प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1 सरल मनोविदलता, नंबर 2 स्थिर व्यामू मनोविदलता, नंबर 3 कैटोटॉनिक मनोविदलता, नंबर 4 हेवेफेनिक मनोविदलता, नंबर 5 मनोभावात्मक मनोविदलता, नंबर 6 अभिन्न मनोविदलता, नंबर 7 बाल्यकालीन मनोविदलता। नंबर 1 सरल मनोविदलता, सिंपल सिजोफोनिया। इस प्रकार के रोगी के मुख्य लक्षण रुचि का अभाव तथा उदासीनता होता है। वे अकेले रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो चुपचाप भी रहना पसंद करते हैं। वे किसी काम को करने में लापरवाही दिखलाते हैं। उनकी भावनाएं हमेशा मंद एवं सुस्त रहती हैं तथा महत्वाकांक्षा भी उनमें खत्म हो चुकी होती है। वे किसी भी काम को एकाग्रचित होकर नहीं कर सकते। ऐसे रोगी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। वे परिस्थितियों के दास बने रहते हैं। वे किसी प्रकार के सामाजिक संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। इनकी सभी क्रियाओं का प्रतिगमन, रिग्रेशन बाल्यावस्था की ओर मुड़ जाता है। वे अपना अधिक समय दीवा स्वप्न में बिताते हैं। वे व्यामोह तथा विभ्रम से पीड़ित रहते हैं। इस रोग का आक्रमण अधिकतर धीरे धीरे होता है। कभी कभी अकस्मात भी यह रोग होता है। अतः इसके रोगियों में रुचि तथा महत्वाकांक्षा का अभाव, संवेगात्मक उदासीनता, मौन तथा अकेलापन की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति, खिन्नता तथा बाल्यावस्था की अभिरुचियां और क्रियाओं की ओर प्रतिगमन की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। फिशर नामक मनोवैज्ञानिक ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए इसका वर्णन किया है और कहा है कि 25 वर्ष का एक व्यक्ति पास के एक बैंक में रुपया निकालने के लिए अपने घर से जाता है। घर से निकलने के बाद वो रेलगाड़ी में बैठता है, लेकिन वो बैंक ना पहुंचकर एकाएक उसका मन उचट जाता है और वह बीच में ही स्टेशन में उतर जाता है। 1 घंटा के बाद वह दूसरी ट्रेन पकड़कर फिर बैंक की ओर जाता है, परंतु फिर वह बीमार हो जाता है और बैंक की ओर ना जाकर वो आधे रास्ते से अपने घर की ओर लौट जाता है। वह नहीं समझ पाता है कि वैसा वो क्यों किया। 2 दिनों तक बीमार रहा। उसे तरह तरह के विभ्रम होने लगे। वह समझने लगा कि उसकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। चिकित्सा होने पर वह चंगा हो गया और अपने काम में लग गया, परंतु उनमें पहले की तरह संवेग नहीं रहा। नंबर 2 स्थिर व्यामोह मनोविदलता। इस प्रकार के रोगियों में संवेगों की दुर्बलता तथा उदासीनता, उत्पीड़न तथा व्यामोह, संदर्भ भाव यानी सब मेरे दुश्मन हैं तथा मेरी चर्चा करते हैं, परेशानी का विभ्रम आदि लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के रोगी झक्की तथा सक्की होते हैं। उनमें व्यामोह तो प्रारंभ में कुछ व्यवस्थित रहते हैं, परंतु बाद में चलकर उनकी संख्या बढ़ जाती है और वे अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके रोगी को विभ्रम भी बहुत होते हैं। अपने को भूत प्रेत से घिरे हुए पाते हैं। वे अपनी रक्षा के लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस रोग से ग्रस्त
व्यक्ति अपने सभी कपड़ों को जला भी देता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसमें चुड़ैल घुस गई है। अपनी साड़ियों को जलाते समय या अपने कपड़ों को जलाते समय वह समझती है कि उसमें चुड़ैल जलकर मर गई, जो उसे परेशान करती थी। इस प्रकार से यह देखा जाता है कि विभ्रम के कारण रोगियों में अजीब अजीब तरह के व्यवहार देखे जाते हैं। नंबर 3, कैटाटोनिक मनोविदलता। इनके लक्षण बड़े ही नाटकीय ढंग के होते हैं। इनका मुख्य लक्षण है शरीर की मांसपेशियों का कड़ा होना। रोगी एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले पड़ा रहता है, कभी आंखें मूंद लेता है तो कभी एक टांग पर खड़ा हो जाता है। ऐसे रोगियों को भोजन करने या कपड़ा पहनने में सहायता करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें चम्मच या रबड़ की नली के द्वारा खिलाया जाता है। कुछ रोगियों के शरीर मोम की तरह मुलायम हो जाते हैं। उनके शरीर में कड़ापन नहीं रहता, इसीलिए उसे जिस ओर मोड़ दीजिए उसी ओर वो मुड़ जाते हैं। कभी कभी वो बहुत ही संकेतशील हो जाते हैं और कभी कहने के ठीक विपरीत कार्य करते हैं। नंबर 4, हेबेफेनिक मनोविदलता। इस प्रकार के रोगी में असंगत व्यामोह, महानता के विभ्रम, विच्छिन्न चिंतन, अव्यवस्थित भाषा, बाल्य हठ, अनिद्रा, खिन्नता, व्यक्तित्व विच्छेद तथा संवेगों की दुर्बलता आदि लक्षण पाए जाते हैं। उनमें एकाएक रोने या हंसने के व्यवहार भी देखे जाते हैं। वे अपने आंतरिक विचारों के कारण ही रोते तथा हंसते हैं। वे काल्पनिक साथियों से घंटों बात करते हैं। उनके खाने पीने, बातचीत आदि का ढंग बच्चा जैसा होता है, जिसके कारण उसमें प्रतिगमन का प्रमाण मिलता है। कुछ रोगी अपने को संसार के बनाने वाले समझते हैं। इस तरह की महानता के विभ्रम से वे ग्रस्त होते हैं। कुछ रोगियों में देवी शक्ति को देखने या गंधों को सूंघने का भ्रम हो जाता है। एक रोगी को यह व्यामोह हो जा गया कि कीड़े ने उसके रस को चुरा लिया है और अब उसमें केवल हड्डी का ढांचा ही बच गया है। एक दूसरे रोगी को यह विश्वास हो गया कि उसके पेट में मधुमक्खी है जो बराबर भनभनाया करती है। यह विश्वास तभी हटा जब नाद में उसने मधुमक्खी को पड़े देखा। इस तरह से ऐसे रोगियों में व्यामोह बहुत अधिक पाए जाते हैं। नंबर 5, मनोभावात्मक मनोविदलता। मनोविदलता के कुछ रोगी भावात्मक क्रियाएं विशेष मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। उनमें संवेगात्मक अस्थिरता इतनी मात्रा में पाई जाती है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। एक ही समय में उनमें कई प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। वे हंसते हंसते रोना भी शुरू कर देते हैं और रोते रोते हंसना भी शुरू कर देते हैं। सब प्रकार की संवेगात्मक अस्थिरता गलत विश्वासों से या विचारों के साथ संबंधित हो जाती है तो रोगी बहुत हिंसक हो जाता है। कुछ स्त्रियां जो इस रोग से ग्रसित होती है वो ऐसी बातें करती हैं कि उनको खुद नहीं समझ में आता है कि वो किस प्रकार की बातों को वो अंजाम दे रही हैं। रोगी इतने भयंकर हो जाते हैं कि वे अपने तथा अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते। वे इतने हिंसक हो जाते हैं कि अपना नियंत्रण वो खो देते हैं। मानसिक चिकित्सालय में ऐसे रोगी काफ़ी उग्र देखे जाते हैं। नंबर 6, अभिन्न मनोविदलता। मनोविदलता के कुछ रोगियों को उपयुक्त 5 प्रकारों में से किसी प्रकार में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें कई लक्षण आपस में इस प्रकार मिले जुले होते हैं कि उन्हें किसी खास प्रकार में रखना कठिन हो जाता है। अब जब इस प्रकार के रोगी चिकित्सा के लिए लाए जाते हैं तो उन्हें अभिन्न मनोविदलता के श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1, तीव्र अभिन्न मनोविदलता। नंबर 2, दीर्घकालीन अभिन्न मनोविदलता। जब रोगियों में लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगता है और शीघ्र विलीन हो जाते हैं तो इसे तीव्र अभिन्न मनोविदलता कहा जाता है। लेकिन जब लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और कुछ दिनों तक वर्तमान रहते हैं तो उन्हें दीर्घकालीन अभिन्न मनोविदलता कहा जाता है। नंबर 7, बाल्यकालीन मनोविदलता। अनुसंधान से पता चलता है कि
मनोविकृति साइकोसिस की नींव कभी कभी बाल्यावस्था में पड़ जाती है। इस तरह के उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 19वीं शताब्दी में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया कि बच्चों में ही मनोविकृति के व्यवहार देखे जाते हैं। बेंजामिन रस ने अपनी मनोचिकित्सा की पुस्तक में बच्चों के मानसिक विक्षोभ का वर्णन किया है। उन लोगों ने बच्चों की मानसिक विक्षिप्तता को प्रौढ़ की मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी में रखा है। सर्वप्रथम जर्मनी के मनोचिकित्सक हैमग्रा ने भी मानसिक विक्षिप्तता के विशेष अध्ययन पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों से ही ये प्रारंभ होते हैं। लियो कार्नर ने अमेरिका में बच्चों की मनोचिकित्सा को महत्वपूर्ण बतलाया। मानसिक अस्पताल में जितने रोगी भर्ती थे उनमें 1% से भी कम 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं, लेकिन ऐसे रोगियों की वास्तविक संख्या अधिक होती है। कुछ रोगी पहचान में नहीं आते हैं और जिनसे उनके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनके माता पिता तथा अभिभावक उन्हें मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। कारण अस्पताल में बालक रोगियों की चिकित्सा का उचित प्रबंध सीमित रहता है। इन कारणों से ऐसे रोगियों की सही देखभाल होना मुश्किल होता है। अब हम मनोविदलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। मनोविदलता के कारण। नंबर 1, वंश परंपरा, हेरिडिटी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस रोग का कारण वंश परंपरा होती है। वंश परंपरा के कारण ही मनोविदलता के रोगी में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 2, दोषपूर्ण या विकृत पारिवारिक वातावरण। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वंश परंपरा की अपेक्षा वातावरण इस रोग को अधिक प्रभावित करता है। बच्चों के संगठित व्यक्तित्व के विकास पर पारिवारिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विकृत या दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण रहने पर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी विकृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया है कि परिवार में माता पिता के बीच विकृत संबंध तथा माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण की दूषित प्रणाली इस रोग को जन्म देती है। परिवार में माता पिता के बीच आपसी फूट भी इस रोग के उत्पन्न होने का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। माता पिता के बीच आपसी झंझट तथा तनावपूर्ण संबंधों के कारण बच्चों की देखभाल उचित ढंग से नहीं हो पाती। बच्चे सहानुभूति, स्नेह आदि से वंचित रह जाते हैं। फलतः वे भय, शंका और असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 3, विफलता। मनोविदलता का रोग मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। जब व्यक्ति संघर्षमय परिस्थिति से घिर जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विफल हो जाता है, तो उस संघर्षमय परिस्थिति से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया करने लगता है। वह इस संघर्षमय परिस्थितियों के साथ अभियोजन के लिए नए नए ढंग अपनाने लगता है, जो इस रोग के विभिन्न लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। व्यक्ति की यह मनोदशा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विघटित कर देती है और विभ्रम और व्यामों के चंगुल में उसे बुरी तरह से फंसा देती है। नंबर 4, बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव। बाल्यावस्था के आघातपूर्ण परिस्थिति के कारण भी मनोविदलता के रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं कि बचपन में जिनके माता पिता दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या दोनों में से किसी से बचपन में उनका नाता टूट जाता है, ऐसे बच्चे प्रारंभ से ही खेल के साथियों के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं या उनका मजाक बना दिया जाता है। कभी कभी उन्हें मार पीट करके कष्टकर पीड़ा भी भुगतना पड़ता है। इन परिस्थितियों के कटु अनुभवों के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व आंतरिक कुंठा तथा संघर्ष से ग्रस्त हो रहता है और वे आगे चलकर मनोविदलता के शिकार बन जाते हैं। नंबर 5, यौन ग्रंथियों के उपद्रव। यौन ग्रंथियों के उपद्रव का कारण पाचन क्रिया में मादक द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
परंतु यह विचार बहुत दिनों तक मान्य नहीं है। नंबर 6, काम शक्ति प्रतिगमन। जर्मन मनोवैज्ञानिक युंग ने कहा है कि दमित भाव ग्रंथियां तथा काम शक्ति के प्रतिगमन के कारण भी यह रोग उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति अपने वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजित करने में असफल हो जाता है तो उसकी काम शक्ति का प्रतिगमन हो जाता है। प्रतिगमन के अधिक होने से व्यक्ति बाहरी और आंतरिक जगत को भूल जाता है और शैशवावस्था में रुचि लेने लगता है। बच्चों की तरह वह अपने आप में लीन रहता है और उसमें मनोविदलता के लक्षण विकसित होते हैं। नंबर 7, हीन भावना। एल्डर ने बतलाया है कि मनोविदलता का मुख्य कारण हीन भावना है। उनका कहना है कि आत्म स्थापन, आत्म लघुता की भावनाओं के संबंध नहीं रहने से व्यक्ति के आत्मसम्मान में धक्का लगता है, जिससे उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। इस हीन भावना के कारण व्यक्ति अपने वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजित नहीं कर पाता है, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के व्यामोह, विभ्रम, भय, शंका आदि के लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 8, मानसिक संघर्ष। फ्रायड का कहना है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य विकास के लिए काम शक्ति का समुचित विकास होना आवश्यक है। यदि सामाजिक सीमाओं और बाधाओं के चलते काम शक्ति की संतुष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति मानसिक संघर्ष से घिर जाता है, जो मनोविदलता का कारण बनता है। नंबर 9, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह रोग अधिकतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं और वो अपनी कल्पना की दुनिया में विचरण करते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं वास्तविक जगत से संबंधित नहीं होती है। आत्मस्थापन की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं के राजा हैं और अपनी कल्पनाओं में वो उस तरह का महसूस करते हैं। नंबर 10, मस्तिष्क आघात। कुछ विद्वानों का कहना है कि जन्म के समय किसी प्रकार के मस्तिष्क आघात को मनोविदलता का कारण माना गया है। मस्तिष्क में किसी प्रकार के चोट लगने के कारण मस्तिष्क की सभी क्रियाएं विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क आघात मनोविदलता को जन्म देता है। नंबर 11, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविदलता का कारण मानसिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को माना है। 9 फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविदलता को उत्पन्न करने में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को स्वीकार किया है। सामाजिक कुसमायोजन ही मनोविदलता के कारण होते हैं। नंबर 12, दोषपूर्ण शिक्षण। दोषपूर्ण शिक्षण भी मनोविदलता का महत्वपूर्ण कारण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया है कि प्रत्येक बच्चे की बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो स्वाभाविक है। फिर धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती है और यह ऐसी प्रतिक्रियाएं सीखता है जो प्रौढ़ होने पर भी उसे वातावरण में सफलतापूर्वक अभियोजन में सहायता करती है। लेकिन पारिवारिक एवं सामाजिक शिक्षण के दोषपूर्ण होने के कारण कुछ बच्चे उचित तथा सही प्रतिक्रिया करना नहीं सीख पाते हैं। फलतः उनमें सामान्य अभियोजन के लिए योग्य प्रतिक्रियाओं का विकास नहीं हो पाता और वे मनोविदलता रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविदलता के अनेकों कारण हैं। मनोविदलता के उपचार। मनोविदलता के कुछ निम्नलिखित उपचार हैं: जैविक उपचार, संज्ञानात्मक कौशल प्रशिक्षण, परिवार चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, सम्मिलित उपचार। धन्यवाद।